हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट में। और आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस या विज्ञान, कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर का नाम क्या है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। चैप्टर का क्या नाम है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आज का लेक्चर फर्स्ट है, यानी चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो चलते हैं, हमारा पहला टॉपिक है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको देखेंगे। अब तक कुल 118 तत्वों की जानकारी है। अभी तक जो आधुनिक है, पूरा मॉडर्न जो आवर्त वर्गीकरण है, सारणी है, उसमें कितने तत्व हो चुके हैं? 118। तो इसलिए हमें आवर्त सारणी की आवश्यकता पड़ी, यानी कि तत्वों को जो आवर्त वर्गीकरण करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी। और फिर सेकंड नंबर है, तत्वों के वर्गीकरण का अर्थ है उनको उनके गुणधर्मों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित ढंग से सजाना, यानी कि उनके जैसे जैसे गुणधर्म जिससे मेल खाते हैं उनको उसी अनुसार समूह में सजाते जाएं। फिर थर्ड पॉइंट है, सबसे पहले तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया, यानी कि जो सबसे पहले तत्व थे उनको कैसे वर्गीकृत किया गया, किस क्रम में। धातु, कौन सा तत्व धातु है उसको एक समूह में, और कौन सा तत्व अधातु है उसको दूसरे समूह में। तो ये सभी जितने भी तत्वों का वर्गीकरण किया गया है उनमें कई मत है, यानी कि तरह तरह के वैज्ञानिकों ने मत दिया। जैसे डबेराइनर ने दिया, मेंडलीफ ने दिया, अस्टरलैंड ने दिया। तो ये सभी थे। तो आज सबसे पहला हम देखते हैं कौन से वैज्ञानिक का, डबेराइनर के ट्रिक नियम। डबेराइनर के ट्रिक नियम, डबेराइनर के ट्रिक नियम। हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट, डबेराइनर का ट्रिक नियम। हमारा पहला टॉपिक क्या है? डबेराइनर के ट्रिक नियम। इसमें देखेंगे डबेराइनर ने 3 तत्वों का ट्रिक बनाया जिन्हें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। इस नियम को डबेराइनर का ट्रिक नियम कहते हैं। एक बार फिर से देख सकते हैं कि डबेराइनर ने जो किया था, कैसे किया था ट्रिक नियम। डबेराइनर ने 3 तत्वों का ट्रिक बनाया था जिन्हें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। इस नियम को डबेराइनर का ट्रिक नियम कहते हैं, यानी कि जो डबेराइनर ने ट्रिक अपना बनाया था 3 तत्वों को लेकर, जो बीच वाला तत्व होता था उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो दोनों तत्व, यानी कि जो पहला होता था वो तीसरा, उसके परमाणु द्रव्यमान का औसत लगभग होता था। तो इस प्रकार के नियम को क्या डबेराइनर का ट्रिक नियम कहते हैं। इसका उदाहरण देख सकते हैं। पहला है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। फिर सेकंड नंबर है कैल्शियम, स्टैंटियम एवं बेरियम। फिर थर्ड है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर अगला पॉइंट है हमारा, नोट देखेंगे, डबेराइनर उस समय तक केवल 3 ही ट्रिक बना सके, यानी कि जिस समय वो काफ़ी खोज हुआ था तो उस समय वो केवल 3 ही ट्रिक बना पाए, उसके बाद नहीं बना पाए, यानी 9 तत्वों के लिए ट्रिक बना पाए, बाकी नहीं बना पाए। अगला टॉपिक है डबेराइनर ट्रिक की असफलता, यानी जो डबेराइनर ट्रिक थी उसकी आवर्त सारणी में क्यों नहीं वो सफल हुआ, यानी कि उसको आवर्त सारणी बनाने में क्यों नहीं ट्रिक जो इस्तेमाल किया गया, उसकी असफलता के क्या कारण थे उसको देखेंगे। जिस आधार पर J.W. डबेराइनर ने ट्रिक बनाए थे उस आधार पर वे 3 ही ट्रिक का पता लगा पाए, वे अन्य तत्वों के साथ कोई भी ट्रिक नहीं बता सके, इसलिए ट्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रही। तो फिर अगला टॉपिक है हमारा न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, यानी यह न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत भी बोल सकते हैं, यानी जो डबेराइनर के बाद जो फिर आवर्त सारणी को ट्रिक दिया, मतलब नियम दिए थे तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए, न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने अगले दिया। सन 1866 में, सन कितने में 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने पता लगाया तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की, इसीलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो
न्यूलैंड थे वैज्ञानिक। 1866 में इन्होंने जब तत्वों का, उस समय जब वो तत्वों का आह्वान मतलब वर्गीकरण कर रहे थे तत्वों का, तो उस समय 56 ही तत्व खोजे गए थे। तो उन्होंने क्या कहा कि जब वर्गीकरण करना चालू किया तो वो क्या देख रहे थे कि यह 7वें के बाद 8वां तत्व जो था वो सामान्य दिख रहा था, यानी कि व्यवस्थित आरंभ किया। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान ही होता था। तो उन्होंने इसको क्या कर दिया, इसकी तुलना क्या कर दिया, संगीत के से अष्टक जो नियम था संगीत जैसे सा रे गा मा पा धा नी, तो उससे तुलना कर दिया, इसीलिए इसे अष्टक नियम कहा गया या अष्टक का सिद्धांत कहा गया। और इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। देखिए यहाँ पे देखिए संगीत का है सा है, रे है, गा है, मा है, पा है, धा है, नी है। तो ये क्या संगीत के अष्टक जो सिद्धांत था उससे डिनोट कर दिया गया, तो इसीलिए इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं, जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था उसके अनुसार क्या था, उसका देखेंगे सिद्धांत है क्या। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। इस नियम को न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है। यानी कि जो सिद्धांत था न्यूलैंड का अष्टक नियम, इस नियम के अनुसार क्या था कि जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, यानी आरोही क्रम में रखा जाता है, तो प्रत्येक 8वां तत्व वो पहले तत्व के भांति जितने भी गुणधर्म थे वो समान था पहले तत्व के। तो इस जब गुणधर्म समान था तो इसलिए क्या बोल गया, न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा गया इसे। फिर अगला पॉइंट हमारा टॉपिक है न्यूलैंड का अष्टक नियम की सीमाएं। यानी कि न्यूलैंड की अष्टक नियम की सीमाएं क्या है, उसके आगे वो नहीं लांघ सकता, उसकी सीमाएं क्या क्या है तो वो देखेंगे। पहला है अष्टक नियम का यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। यानी कि जो अष्टक नियम का यह सिद्धांत है वो केवल कैल्शियम जो तत्व है उसी तक लागू होता है। फिर सेकंड नंबर जो है न्यूलैंड ने सोचा 56वें तत्वों के अलावा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में नए तत्व भी आए। यानी कि वो जब जिस समय वर्गीकरण कर रहे थे, यानी जिस समय तत्वों का वर्गीकरण कर रहे थे न्यूलैंड, उस समय 56 ही तत्व खोजे गए थे। और उन्होंने क्या सोचा कि उसके बाद 56 तत्वों के बाद नए तत्व नहीं आएंगे, लेकिन बाद में वो भी आ गए, तो उनकी आवर्त सारणी जो थी वो गलत साबित हुई। फिर थर्ड नंबर है मिले तत्वों के गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से नहीं मिलते थे। यानी कि जो तत्व मिले थे बाद में 56 तत्वों के अलावा जो भी तत्व बाद में मिले थे वो अष्टक सिद्धांत से नहीं मिलते थे, इसलिए भी उनकी सीमाएं गलत थी। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक प्रकार से लागू हो सकता है। यानी कि जो न्यूलैंड का तत्व था वो जितने भी कम परमाणु क्रमांक के तत्व थे उनके लिए लागू होता था। फिर अगला पॉइंट है 5वां नंबर, आयरन को कोबाल्ट एवं निकेल से दूर रखा गया। आयरन जो लोहा है उसको कोबाल्ट एवं निकेल से दूर रखा गया, जबकि इन तीनों के गुणधर्म समान होते हैं। फिर अगला हमारा टॉपिक है मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी, इसमें देखेंगे अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। यानी मेंडलीव नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या अपनी सारणी में क्या किया, तत्वों को उनके मूल गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान, मूल गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, जैसे परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर उन्हें व्यवस्थित किया अपने आवर्त सारणी में। तो पहला क्या है पॉइंट है यहाँ पे, जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब 63 तत्व ज्ञात थे। यानी कि जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी को वर्गीकरण यानी तत्वों को वर्गीकृत करने प्रारंभ किया, यानी कि जब तत्वों को वो बांट रहे थे यानी अलग अलग समूहों में उनके गुणधर्म के आधार पर, और किस आधार पर वो बांटे थे, उनके परमाणु द्रव्यमान और उनके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर मेंडलीव ने तत्वों का वर्गीकरण किया था। तो उस समय जब वो वर्गीकरण कर रहे थे तो वो क्या 63 ही तत्व ज्ञात थे। फिर सेकंड नंबर है उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों को अध्ययन किया। फिर आगे देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट है ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों का चुनाव। यानी कि जो ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिक का चुनाव कैसे करते हैं वो देखेंगे। उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन को इसलिए चुना क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय तत्व होते हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। यानी कि जो मेंडलीव थे
उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इसलिए चुना क्योंकि वो अत्यंत सक्रिय तत्व थे और वो अधिकांश तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाते थे। तत्व से बने वाले हाइड्राइड यानी तत्व से जो ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन चुने गए थे उनसे बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। यानी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चुने थे मेंडलीफ ने, उनसे बनने वाले जो ऑक्साइड और हाइड्राइड थे वो सूत्र के रूप में तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। फिर अगला टॉपिक है हमारा मेंडलीफ की आवर्त सारणी का अवलोकन। यानी कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी जो बनाया था उसका हम लोग अवलोकन कहेंगे, यानी कि वो तत्व कैसे रखे गए हैं, किस आधार पर रखे गए हैं, इस प्रकार से उसका अवलोकन करेंगे। पहला पॉइंट है अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान नहीं मिल गया। यानी कि जो अधिकांश तत्व थे उनको आवर्त सारणी में स्थान नहीं मिला गया था। फिर सेकंड नंबर है अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए। अगला टॉपिक क्या है हमारा, मेंडलीव की आवर्त सारणी का अवलोकन। यानी कि हम इस टॉपिक में क्या देखेंगे कि मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाया था यानी तत्वों को वर्गीकरण किया था वो किस आधार पर किया था, तत्वों को सही जगह मिली थी या नहीं मिली थी, या उनको किस समूह में कैसे रखे थे, इस प्रकार हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में। पहला पॉइंट है अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था। यानी कि जितने भी तत्व थे सभी को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था। फिर सेकेंड पॉइंट है अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए थे। यानी कि जो परमाणु द्रव्यमान के आरोही यानी जो तत्व थे उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, यानी कि परमाणु क्रमांक नहीं था, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए यानी कि आरोही क्रम में व्यवस्थित किए गए थे। फिर थर्ड पॉइंट है यह भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आते हैं। यानी कि जितने भी तत्व रखे गए थे वो समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले जितने भी तत्व थे वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद यानी एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आते थे। फिर अगला हमारा टॉपिक है मेंडलीव का आवर्त सिद्धांत। यानी मेंडलीव का आवर्त सिद्धांत क्या था उसको देखेंगे, किस आधार पर उन्होंने आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया, यानी तत्वों का वर्गीकरण आवर्त सारणी में किया था, इसका सिद्धांत देखेंगे। मेंडलीव का आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होता है। यानी कि जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किया था उनका क्या था, सिद्धांत क्या था कि तत्वों के तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइंट है मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी को देखेंगे, यहाँ पे मेंडलीव के आवर्त सारणी देखेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में देखते हैं कि 6 आवर्त थे। यहाँ पे इस तरफ से देखिए ऊपर से नीचे जाने पर आवर्त है, नंबर ऑफ आवर्त है, और फिर लेफ्ट राइट साइड से राइट साइड जाने पे समूह थे। यानी कि 8 समूह थे और 6 आवर्त थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 समूह थे और 6 आवर्त थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं। आगे चलते हैं फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ। यानी कि मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी यानी जिस तत्वों को उन आवर्त सारणी में रखा था उसकी उपलब्धियाँ यानी उससे लाभ क्या था ये देखते हैं। पहला पॉइंट है सभी तत्वों का वर्गीकरण संभव हो सका। यानी कि जितने भी तत्व थे सभी का वर्गीकरण हो सका। उन्होंने आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को अपना आधार बनाया। यानी कि जो आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों का जो बांटने का क्रम था वो क्या था, परमाणु द्रव्यमान को ही आधारभूत बनाया। फिर थर्ड पॉइंट है इस आवर्त सारणी में नए तत्वों के लिए स्थान छोड़े गए जो बाद में खोजे लिए गए। यानी कि जो उनका आवर्त सारणी था उसमें क्या थे, जो तत्व नहीं थे उनका भी स्थान छोड़ दिया गया और बाद में उन्हीं तत्वों को खोज किया गया। फिर चौथा नंबर है लास्ट है जब अक्रिय गैसों का पता चला तब पिछली अवस्था, यानी कि जब अक्रिय गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही इन्हें नए समूहों में रखा जा सकता है। यानी कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें जो अक्रिय गैसों की बाद में खोज की गई, फिर बाद में उन्हें क्या करा गया, जो पहले से डिवाइड था उस समूह के छेड़े बिना, यानी ऐसी व्यवस्था को बिना छेड़े वो नए समूहों में रखा जा सकता था। फिर अगला टॉपिक है हमारा मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियाँ। अगला टॉपिक क्या है हमारा, मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियाँ।
तो हम मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या क्या कमी थी ये देखेंगे। मुख्य रूप से दो ही कमी थी। पहला पॉइंट है मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को न्यायसंगत स्थान नहीं मिला, यानी कि जो हाइड्रोजन था उसको सही ढंग से रखा नहीं गया, और कहीं इस तरफ रखा गया, उसको कहीं उस तरफ भी, दोनों तरफ रख दिया गया हाइड्रोजन को। तो ये इनकी कमी थी। फिर सेकंड नंबर था इस आवर्त सारणी में समस्थानिक के लिए कोई स्थान नहीं था, यानी कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों के समस्थानिक के लिए कोई भी स्थान नहीं था। तो फ्रेंड आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।